हाँ, तो कहाँ थे अपन? रजस्वला चर्या पढ़ने वाले थे अब। एक सेकंड वो निकाल दूँ। हाँ, तो रजस्वला चर्या मतलब मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है क्या रूटीन रखना चाहिए लेडी को, क्या करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद और मॉडर्न में क्या कहा गया है इसके बारे में। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। तो आयुर्वेद के बताए विधान यहाँ पे क्या क्या है, मतलब विधान मतलब क्या क्या अपन को चीजें कर, क्या क्या काम करने चाहिए लेडी को। स्त्री को भूमि पर सोना चाहिए। ठीक है। दीवा स्वप्न निषेध मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। बिना टूटे बर्तन को हाथ में लेकर भोजन करें। इसके अलावा योनि प्रक्षालन न करें। ठीक है, ये बताया गया है। और चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग। ठीक है। नख काटना, तेज दौड़ना, अधिक हंसना, अधिक बोलना, अधिक परिश्रम, इन सब का त्याग करना चाहिए। ठीक है। 3 दिन पति से पृथक रहे। ठीक है, ये चीज बताई गई है। और भोजन में यव के खाद्य पदार्थ और जो है थोड़े दूध के साथ जो खाने को दिया जाता है लघु सुपाच्य और अल्पाहार का निर्देश किया गया है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ये विधान यहाँ पे बताए गए हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। अब मॉडर्न क्या कहता है इसके लिए कि देयर इज नो नीड फॉर वुमन टू स्टॉप प्लेइंग गेम्स और फॉर नॉट टेकिंग एनीथिंग टू विच दे आर अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब जिसके लिए वो कहते हैं मतलब प्रॉपरली तैयार नहीं है, या फिर जो काम उनका जिसके लिए हैबिचुअल नहीं है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस जो है मॉडर्न नहीं मानता है। ठीक है। इंडीड दे शुड बी एनकरेज टू लिव देयर लाइफ देयर यूजुअल लाइफ, कि भाई जैसे वो जीते आ रहे हैं वैसे जिए। ठीक है, इस तरह की लाइफ जिए। फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन उनको पता होना, मतलब ये इस बुक्स में यह चीज मेंशन कर रखी है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ गायनेकोलॉजी, इस बुक में यह चीज मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो मतलब ये बता रखा है कि मॉडर्न तो कहता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे आप जीते आ रहे थे वैसे ही लाइफ साइकिल चलाओ, बस हाइजीन का ध्यान रखो और अपने मस्त रहो। ठीक है। आयुर्वेद जो है वो थोड़ा ज्यादा हाइजीनिक तरीके से रहने के लिए। और पहले के जमाने में क्या होता था कि स्त्री लोगों का काम जो होता था, जैसे घर का जो काम होता ना हाउस होल्ड का, वो सारा उनका होता था। हाउस होल्ड में क्या होता था, आजकल तो देखो पिसा हुआ आटा आता है, सब काम पिसे हुए मसाले वगैरह सब कुछ रेडीमेड आता है। पहले के जमाने में वो सब प्रिपेयर करने पड़ते थे, कि हल्दी आती थी, मतलब उसको पीसना पड़ता था, ऐसे ही बाकी मसालों को पीसना पड़ता था, आटे को चक्की पे पीसना पड़ता था। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाले काम हुआ करते थे उस वक्त। ठीक है, तो इसलिए वहां पर ये सारे विधान बता रखे थे कि ताकि स्त्री को जो है प्रॉपर रेस्ट मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए दूसरी बात कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है कोइटस वगैरह का भी निषेध होता है, इसलिए जो है पति से पृथक रहने का भी बोला गया है। इसके अलावा सुगंधित द्रव्यों का जो प्रयोग है वो ना करने के पीछे रीजन ये रहा होगा कि जैसे अपने आर्तव होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आग्नेय पित्तज प्रकृति का होता है। और चंदन आदि द्रव्य क्या होते हैं, पित्त शामक होते हैं। तो इससे जो है उनके मेंस्ट्रुएशन के में जो है डिस्टरबेंस या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है। और योनि प्रक्षालन वगैरह का शायद इसलिए बताया होगा क्योंकि जो है आर्तव को क्या है वेस्ट मटेरियल माना जाता है। जब तक उसका यूज नहीं होता ना इंटरनल प्रेगनेंसी में, तब तक वो आर्तव क्या है, वेस्टेज है एक तरह से। जो पुराण रज होता है ना, वो वेस्टेज है। तो इसलिए जो है यहाँ पर शायद योनि प्रक्षालन वगैरह को कि भाई इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है प्रक्षालन न करने का ऐसा बोला गया होगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से रीजन हो सकते हैं, बाकी कुछ मिलता है तो मैं इसके बारे में डिटेल में बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अपन को क्या काम कर मतलब क्या काम करना चाहिए स्त्री को, ये सब चीजें बातें हो गई। अब मेंस्ट्रुएशन के बाद का टाइम, यानी मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग खत्म होने के बाद आगे ऋतुमती कहलाती है स्त्री। ठीक है, पुराना रज निकल गया, नया रज अब अवस्थित हो रहा है, यानी पुरानी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई, अब एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़नी शुरू हो गई है, तो उसको बोलते हैं ऋतुमती। ठीक है, तो ऋतुमती के लिए क्या कहा गया है, पुराने रज के बीत जाने पर और नए रज के अवस्थित होने पर शुद्ध स्नान की हुई व्याधि विरहित योनि एवं गर्भाशय तथा शुद्ध शोणित वाली स्त्री को ऋतुमती कहा जाता है। यानी उसमें कोई डिजीज नहीं है, उसका गर्भाशय एकदम प्रॉपर हेल्दी है। ठीक है, उसकी योनि जो है व्याधि विरहित है, यानी उसको कोई भी वेजाइनल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, शुद्ध शोणित वाली मतलब उसका जो है अब रज जो है अंदर, नया रज जो है वो इस वक्त शुद्ध है, शुद्ध अवस्था में। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये लक्षण किसके बताए गए हैं, ऋतुमती स्त्री के। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता में क्या बताया गया है, पीन प्रसन्न वदनाम प्रकिलन आत्म मुख द्विजाम नर कामाम प्रिय कथाम
स्रस्तम कुक्षी अक्षी मूर्धजाम। ठीक है। स्फुद स्फुर स्फुरद भुज कुच श्रोणी नाभि उरु जघनम स्विचाम हर्षोत्सुक पराम च अपि विद्यात ऋतुमतीम इति। ऋतुमती स्त्री के लक्षण क्या बता रहा है? पीन प्रसन्न वदनाम, यानी जिस स्त्री का मुख स्वच्छ एवं प्रसन्न हो, मतलब एकदम खुश मिजाज लग रही हो। क्योंकि ये इसलिए बताया गया, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो उस वक्त चिड़चिड़ी होना, ये सब नॉर्मल स्वभाव है उसका। ठीक है। तो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाते हैं तो एकदम नॉर्मल हो जाती है स्त्री। ठीक है। तो इसलिए वहां बोला गया है कि स्वच्छ एवं प्रसन्न होता है मुख। इसके अलावा प्रक्लिन्न आत्म मुख द्विजाम, जिसके मुख और दांत का क्लेद युक्त हो गए हो। नर कामाम, कि जो पुरुष की प्रिय कथाम आकांक्षणी हो, कि पुरुष या प्रिय कथाओं की आकांक्षा करती हो। ठीक है। सृष्टम कुक्षिम अक्षी मूर्धजाम, कि जिसकी कुक्षी अक्षी तथा बाल शिथिल हो। ठीक है। फिर अंग बता रखे हैं, स्फुरत यानी स्तन, भुज, कुच, श्रोणी, ठीक है, जंगा, नाभि और उरु। ठीक है। ये जो प्रदेश है उनमें स्फुरण हो रहा हो, मतलब ये प्रॉपर एकदम हेल्दी स्टेज में हो। ठीक है। जो स्त्री अत्यंत हर्षयुक्त हो और जिसमें उत्सुकता हो, एक्साइटेशन हो हर काम को करने की, तो वो जो कहलाती है वो ऋतुमती स्त्री कहलाती है। ये ऋतुमती स्त्री के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। आचार्य हारित के अनुसार 7 रात्रि तक रजस्राव होने के बाद शुद्ध योनि वाली स्त्री को ऋतुमती कहा गया है। मतलब आचार्य हारित जो कहते हैं वो 7 दिन का मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहते हैं, उसके बाद जो है स्त्री जो है ऋतुमती कहलाती है। ठीक है। तो ये ऋतुमती स्त्री के लक्षण और चर्या, चर्या जो अपने नॉर्मल रूटीन होता है, जो नॉर्मल दिनचर्या होती है, वही ऋतुमती चर्या है। ठीक है। तो ये हो गया ऋतुमती लक्षण एवं चर्या। अब आता है आयुर्वेद का मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। जैसे मॉडर्न में भी 2 साइकिल चल रहे थे, ओवेरियन और यूटेराइन। फिर ओवेरियन के 3 पार्ट थे, यूटेराइन के 3 पार्ट थे। वैसे ही आयुर्वेद के ऋतु चक्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला रजस्राव काल, जिसमें जो है मेंस्ट्रुएशन होता है। दूसरा ऋतु काल। ठीक है। ऋतु काल जो है वो प्रजनन की स्थिति या रिप्रोडक्शन की जो कंडीशन है उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, सबसे सूटेबल होता है। जिसको अपन जब पढ़ते हैं तो अनसेफ पीरियड जिसको बोला गया है, ठीक है, वो ये काल होता है ऋतु काल। ठीक है। तो ऋतु काल हो गया। और ऋतु व्यतीत काल, ऋतु व्यतीत काल जो है अपने सिक्रेटरी फेज जो अपने यूट्राइन बोली है वो, ठीक है, वो ऋतु व्यतीत काल होता है जो आखिरी 14 दिन का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, सामान्य स्त्री में ऋतु चक्र 1 मास या 1 चंद्रमास का वर्णित है। विभिन्न शारीरिक परिवर्तन दृष्टया आचार्यों ने इसे 3 स्पष्ट भागों में बांटा है। पहला रजस्राव काल, यानी 3 से 5 दिन का जो होता है। कई आचार्य 7 दिन का भी मानते हैं, जनरली 3 से 5 दिन का। ऋतु काल 12 से 16 दिन का। ठीक है। और ऋतु व्यतीत काल क्या होता है, ऋतु काल और रजस्राव काल के मध्य का समय जो है वो क्या कहलाता है, ऋतु व्यतीत काल, जो 9 से 13 दिन का होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो 3 डिवाइडेशन किए गए हैं। सबसे पहले रजस्राव काल, आर्तव चक्र के प्रथम 3 से 7 दिन को रजस्राव काल कहा गया है। इस दौरान स्त्री रजस्वला चर्या को फॉलो करने को कहा गया है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इस काल के दौरान मैथुन निषेध, अगर मैथुन करते हैं तो दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, योनि व्यापद हो सकता है स्त्री को। ठीक है। और अगर उसको गर्भ होता है तो गर्भ विकृत उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, गर्भाशय में किसी प्रकार की विकृति हो सकती है। ठीक है। वात विकार हो सकते हैं। तो ये सारे जो है मैथुन के मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर सेक्स करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं। स्त्री को स्वयं संक्रमण से बचाने के लिए वह शारीरिक स्वच्छता की दृष्टि से भी मैथुन न करना ही श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। हाइजीन की दृष्टि से भी मैथुन न करना श्रेष्ठ बताया गया है। ये हो गया रजस्राव काल। ठीक है। फिर आता है दूसरा ऋतु काल। बीजागम होकर गर्भाधारण योग्य काल जो है ऋतु काल कहलाता है। बीजागम मतलब ओव्यूलेशन। ठीक है। ओव्यूलेशन होकर गर्भाधारण योग्य काल जो है वो ऋतु काल कहलाता है। जैसे ही रजस्राव समाप्त होता है ऋतुकाल प्रारंभ होता है, यानी जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ उसके तुरंत बाद से ऋतुकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। ऋतुश्च निशितक्ष बीजस्य फल प्रसव अनुगुण काल है, कि ऋतु काल में डाला गया बीज यानी स्पर्म फल के रूप में उत्पन्न होता है, इसे ऋतुकाल कहते हैं। ठीक है। तो इसको ऋतुकाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डाला गया बीज होता है यानी स्पर्म जो इसमें जाता है, शुक्र जो जाता है, वो फलदायक होता है, गर्भ उत्पत्ति करने वाला होता है, इसलिए जो है इसको ऋतुकाल बोला गया। अवधि क्या होती है, प्राय 12 दिन की अवधि मानी गई है। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट भी जो है 12 दिन का ही ऋतुकाल मानते हैं।
ठीक है। भाव मिश्र जो है आर्तस्राव के दिन से ऋतुकाल को 16 दिन का मानते हैं, यानी उन्होंने मेंस्ट्रुएशन सहित ऋतुकाल को जो है 16 दिन का माना है। ठीक है। डल्लर ने 16 दिन में से प्रथम 3 दिन आर्तस्राव और योनि संकोच के कारण और 16वां दिन गर्भाधारण के योग्य नहीं होने के कारण केवल 12 दिनों को ऋतुकाल माना है। ठीक है। डल्लन जो है वो टीकाकार है, सुश्रुत पे उन्होंने टीका की हुई है। ठीक है। तो डल्लन कहते हैं कि प्रथम 3 दिन तो आर्तस्राव होता है, इसलिए इस दौरान गर्भधारण के लिए योग्य काल नहीं है, और जो आखिरी दिन होता है वो भी गर्भधारण के लिए योग्य काल नहीं होता है। तो इस 16 में से कितने 12 ही दिन जो है वो योग्य जो है टाइम होता है गर्भधारण के लिए। ठीक है। इसलिए उसी को ऋतुकाल माना जाना चाहिए। ये ऋतुकाल हो गया। ठीक है। फिर काश्यप ने इसको जो है वर्ण विभाग से जो है मतलब डिवाइड कर लिया। ठीक है। कि ब्राह्मणी में 12 दिन का ऋतुकाल होता है। ठीक है। छत्राणी में जो है 11 दिन का, वैश्य में 10 दिन का और अन्य में 9 दिन का जो है ऋतुकाल माना गया है। ठीक है। ये शायद उनके वर्क के अकॉर्डिंग होता होगा, क्या पता क्या सीन है इसका, मेरे को ये नहीं पता इसका रीजन, लेकिन पता चलेगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ठीक है। तो ये अभी के लिए आपको याद रखना है कि काश्यप जो है उन्होंने ब्राह्मणी में 12 दिन का, छत्राणी में 11 दिन का, वैश्या में 10 दिन का और अन्य जो है वर्ण शूद्र वर्ण है जो उसमें 9 दिन का जो है ऋतुकाल माना है। ठीक है। ऋतुकाल में ही गर्भाधान होने का क्या कारण बताते हैं? तो सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार जिस प्रकार दिन का अंत होते कमल पुष्प संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार ऋतुकाल बीत जाने पर स्त्री की योनि संकुचित होती है और वह बीज ग्रहण करने में जो है असमर्थ होती है। तो इस तरह का यहाँ पे रीजन बताया गया है कि जैसे शाम का टाइम होता है, संध्या काल होता है, सूरज अस्त होता है, उसके बाद जो कमल के फूल है वो क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। ठीक है। मुरझा जाते हैं या एकदम बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार योनि का जो मुख है वो संकुचित या बंद हो जाता है ऋतुकाल व्यतीत हो जाने के बाद। इसलिए जो है योनि बीज ग्रहण नहीं कर पाती। बीज ग्रहण नहीं होगा, बीज मतलब स्पर्म अगर अंदर नहीं जाएगा, ग्रहण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गर्भ उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। तो ये गर्भाधान होने का रीजन बता रखा है ऋतुकाल में। अगर ऋतुकाल के पश्चात गर्भाधारण हो गया, यानी किसी भी तरीके से अगर गर्भधान हो भी गया तो उसका क्या फल होगा? तो उत्तरोत्तर काल में गर्भाधान पर आयु का ह्रास होता है कि वो जो स्त्री है या वो जो गर्भस्थ शिशु है उसकी आयु वो है अल्पायु होगा। ठीक है। ऋतुकाल पश्चात गर्भाधान को अकालज कहते हैं कि ये जो है अकालज पुत्र की उत्पत्ति हुई, जैसे अकालज जो है वो कहलाता है। ठीक है। अकालज गर्भहीन गुण वाला होगा कि उसमें जो क्वालिटीज होंगी वो कम होंगी, दुर्बल होगा। ठीक है। वीक होगा, अस्थिर होगा। ठीक है। पतला होगा, अदृढ़ और भंगुर होता है। भंगुर का मतलब ये नहीं कि छुआ और टूट गया, भंगुर का मतलब ये होता है उसकी बोन्स वगैरह में जो है स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं होती। वो इजीली जो है ससेप्टेबल होता है किसके लिए? इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है। और जैसे उसका कोई हल्का सा भी एक्सीडेंट हुआ और उसके जो है बोन्स ब्रेक हो रही हैं, तो इस तरह के जो वीक होता है मतलब कमजोर बच्चा होता है। ठीक है। ऋतुमती में निषेध क्या है? शार कर्म निषेध है। ठीक है। और वमन निषेध और नस्य कर्म, इनका निषेध बताया गया है ऋतुमती स्त्री में। ठीक है। फिर आता है तीसरा ऋतु व्यतीत काल। यह काल जो है गर्भधारण की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि इस काल से पूर्व ही स्त्री का बीज निकल चुका है। ठीक है। अब मॉडर्न से अगर अपन इसे कोरिलेट करें तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है। उससे सेफ पीरियड की तरह मान के चलता है कि हाँ भाई 10 से लेकर 18 दिन तक के बीच कभी भी ओव्यूलेशन अगर हो गया या ओवम जो है वहां पर प्रेजेंट रहा जीवित अवस्था में, तो इस टाइम में जो है फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो वो सेफ पीरियड हो गया, वो अपना ऋतुकाल हो गया। फिर उसके बाद 18वें दिन के बाद से जो है ऐसा पीरियड मान जाता है कि हाँ इसमें आप सेफली सेक्स कर सकते हो या फिर जो है इसमें गर्भाधान की संभावना कम होती है। तो इसलिए वही ऋतु व्यतीत काल है। ठीक है। योनि का जो संवरण हो जाता है यानी संकुचन हो जाता है। ठीक है। स्त्री बीज निकल चुका यानी ओव्यूलेशन हो चुका, ओव्यूलेशन होकर ओवम की जो लाइफ स्पैन खत्म हो चुका, तो अब जो है गर्भाधान की संभावना बहुत कम रहेगी या नेग्लिजिबल सी रहेगी। इस काल में अगर गर्भधारण फिर भी हो गया किसी कारण से तो वो अकालज गर्भ कहलाता है। तो ये ऋतु व्यतीत काल हो गया। ठीक है। अब तीनों जो विशिष्ट अवस्था है उनकी अवधि, ठीक है, उसमें जननांगों की स्थिति, दोष और उसका मॉडर्न कोरिलेशन यहाँ पे इस टेबल में बता रखा है। जैसे रजस्राव काल 3 से 5 दिन का होता है। इस दौरान जननांगों से रजस्राव होता है। ठीक है। इस दौरान कौन सा दोष डोमिनेंट होता है? वात। अब वात क्यों डोमिनेंट होगा? इसका कारण यह है कि जब भी आपने ब्लीडिंग होती है,
ब्लीडिंग होती है तो यहाँ पे मतलब धातुक्षय हो रहा है, और धातुक्षय से कौन से दोष की वृद्धि होती है? वात की वृद्धि होती है, और कफ का क्षय होता है। तो इसलिए यहाँ पे दोष जो है वात दोष बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे वात बता रखा है, बढ़ा हुआ दोष। ठीक है। और रजस्राव काल की किससे तुलना की जाती है? मेंस्ट्रुएशन फेज से तुलना की जाती है। तो ये रजस्राव काल हो गया। दूसरा आता है ऋतुकाल। ऋतुकाल 12 से 16 दिन का होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? नवीन रज या शोणित का आदान होता है, यानी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है। अब गर्भाधान के योग्य काल होता है, अनसेफ पीरियड होता है। इस दौरान जो है फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं मैक्सिमम होती है। हर्ष, औत्सुक्य, कामेच्छा, जो ऋतुमती के लक्षण थे, वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये जननांगों की स्थिति होगी। फिर दोष, इस दौरान जो है कफ दोष बढ़ा होता है, क्योंकि जो बल है, बल देने वाला होता है, जो क्या बोलते हैं, सृजन करने वाला दोष है, वो कफ दोष है। ठीक है। तो यहाँ पे कफ की डोमिनेंस होती है। फिर इसको जो है प्रोलिफेरेटिव वेज एंड ओव्यूलेशन, इसके दौरान जो है मॉडर्न कोरिलेशन किया गया है इसका। फिर आता है ऋतु व्यतीत काल, 12 से 13 दिन का होता है। ठीक है। पुराण रज का संचय होता है। अब ये जो नया रज था धीरे धीरे पुराना होगा, तो पुराण रज का संचय होगा। योनि संवरण, यानी योनि मुख जो है वो बंद होता है। ठीक है। गर्भाधान अयोग्यता, यानी ये जो काल है वो गर्भाधान के अयोग्य है। इस दौरान क्या होता है? पित्त बढ़ता है। ठीक है। पित्त बढ़ता है, तभी तो पुराण रज का संचय हो रहा है। जैसे जैसे रज पुरान होता जाता है उसमें आग्नेय गुण बढ़ता जाता है, पित्त गुण बढ़ता जाता है। तो पित्त बढ़ा हुआ है इसमें। ठीक है। पित्त दोष की वृद्धि होती है, इसको सिक्रिटरी फेज बोला गया है। ठीक है। तो ये ऋतु व्यतीत काल हो गया। इस प्रकार से आयुर्वेद का अपन को ऋतु चक्र कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये ऋतु चक्र हो गया। फिर आज का ये लास्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं मीनार की। मीनार की क्या है? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मीनार की बोला गया है। इट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल्स फ्रॉम बोथ social and medical perspective. It is often considered as the central event of female puberty. ठीक है। as it signals the possibility of fertility. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि पहली बात तो ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, दूसरी बात इसका सोशल और मेडिकल पर्सपेक्टिव है, यानी सोशल और मेडिकल इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? पहली बात तो अब वो लड़की जो है वो प्यूबर्टी की एज में हो गई, यानी टीनेज में आ गई। ठीक है। दूसरी बात ये कि अब वो फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब अब वो बच्चे को जन्म देने के लिए एलिजिबल है, मतलब जो है फर्टिलाइजेशन होके जो है गर्भाधान उसके हो सकता है। ये बात है इसमें। ठीक है। फिर मीनार्की इज प्रोसीडेड बाय प्यूबर्टी इंड्यूस्ड बॉडी चेंजेस दैट अकर बिटवीन एज 19 to 16। जो मीनार्की है उसके बाद जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं फीमेल में। ठीक है। जैसे कि उसके जो है ब्रेस्ट की साइज बढ़ना, ठीक है, उसके जेनिटल्स की साइज बढ़ना, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ, एक्साइल हेयर्स की ग्रोथ, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, आवाज का पतली होना, ये सारे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। द एज एज इट अकर्स इज अफेक्टेड बाई जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कि अब ये जो प्यूबर्टी की एज है या मीनार की है, ये कब आएगी? ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे निर्भर करता है। ठीक है। कि उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, उस पर डिपेंड करेगा, और किस एनवायरमेंट में रह रही है। ठीक है। किस तरह का जो है वहां पे उसका खान पान है, इन सब चीजों पे भी है जो है मीनार की डिपेंड करता है। फिर आता है प्यूबर्टी, a period that endocrine and gametogenic functions of gonads have first developed to the point where reproduction is possible। कि प्यूबर्टी क्या है? कि जिसमें एंडोक्राइन यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और गेमेटोगेनिक, गेमेटोगेनिक मतलब जो अपने गैमेट्स हैं, ओवम हो गया जैसे मेल्स में, स्पर्म हो गया, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फर्स्ट टाइम आते हैं, और जो वो लड़की है या फिर जो वो लड़का है वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए जिसमें पॉसिबल होता है, तो उसको बोला जाता है प्यूबर्टी। ठीक है। फिर आता है थैलार्की। थैलार्की क्या है? द इवेंट दैट अकर्स इन गर्ल्स इन विच ब्रेस्ट इज डेवलप। कि गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने को क्या बोलते हैं? थैलार्की बोलते हैं। फिर प्यूबार्की की डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स, और ये एक्सिलरी हेयर्स का ग्रोथ होना एंड्रार्की बोला जाता है मेल्स में। ठीक है। प्यूबार्की क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स। ठीक है। कंट्रोल ऑफ ऑनसेट ऑफ मीनार्की। अब मीनार्की को हार्मोनल कंट्रोल कैसा होता है वो देख लेते हैं अपन। बाय इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गोनाड्स टू पल्सेटाइल सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, देन मीनार्कीज अकर।
कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जो है GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो है कौन से अपने जो है FSH और LH हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं, फिर वो ओवरीज पे काम करते हैं, ओवरीज से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, और जो एस्ट्रोजन जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इस प्रकार से जो है मीनार्की डेवलप होता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ शॉर्ट में। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा रज क्या होता है, आर्तव। तो रक्त के लक्षण वाला और गर्भ को उत्पन्न करने वाला रज होता है। फिर क्या कहा गया है कि मासी मासी रजय स्त्रीणाम रसजम स्रवती, कि प्रति मास जो है 3 दिन तक जो स्रावित होता है रस धातु से जो उत्पन्न होता है उसे रज कहते हैं। फिर रज का बता दिया मैंने, आग्नेय होता है। ठीक है, फिर बताया था रजो दर्शन और रजो निवृत्ति 12 वर्ष और 50 वर्ष की एज में होता है। फिर शुद्ध आर्तव के लक्षण बताए थे, जिसमें मैंने बताया था सबसे पहला कि प्रतिमास जो है 1 मास के अंतर से आने वाला होता है। फिर दूसरा बताया था पिच्छिलता दाह वेदना से रहित होता है। तीसरा मैंने बताया था पंचरात्रानुबंधी यानी 5 रात्रि तक आने वाला होता है। ठीक है, चौथा न तो बहुत ज्यादा न बहुत कम। फिर पांचवा उसका वर्ण बताया था, तो वर्ण में चरक बोलते हैं कि भाई इंद्रगोप संकाशम होता है, गुंजाफल सवर्णम होता है, पद्मालक तक सन्निभम होता है, सुश्रुत का बोले शशक अस्त्रक सन्निभम होता है, लाक्षारस उपमम होता है। ठीक है, फिर सुश्रुत ने एक बात और बताई, वासो न विरंजयेत यानी कपड़े जो है उसको नहीं रंगता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। आर्तव का प्रमाण देख लिया था 4 अंजलि, उसके साथ बाकी प्रमाण भी अपन ने अंजलि प्रमाण देख लिए थे। फिर अपन ने श्राव काल देखा था कि भाई कोई आचार्य 3 दिन बताता है, जैसे कि अष्टांग हृदय यानी वाग्भट। चरक 5 दिन बताते हैं, हरित 7 दिन बताते हैं, मॉडर्न 3 से 7 दिन बताता है। फिर अंतराल इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड अपन ने 28 दिन का देखा था, एक ल्यूनार साइकिल का। ठीक है, फिर रजस्राव की क्रिया बताई थी कि महीने भर तक जो है रज इकट्ठा होता है, फिर वायु उसको योनि मुख तक ले जाकर स्रवित कर देती है। ये भी अपन ने देख लिया था। फिर उसके साथ कि भाई तू डाल डाल में पात पात, ऐसे ही कुछ लक्षण और आ जाते हैं साथ में मेंस्ट्रुएशन के। वो क्या कहते हैं, पेन होता है लो श्रोणी में, लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, फिर स्तनों में और संपूर्ण शरीर में भारीपन हो जाता है वाटर रिटेंशन के कारण, पोलीयूरिया हो जाती है, आलस हो जाता है, डिप्रेशन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है। ये अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने देखा था कि भाई रजस्वला चर्या क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको रहना कैसे चाहिए। तो आयुर्वेद ने तो कई रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जैसे कि भाई कैसा खाद्य पदार्थ खाना है, पति से 3 दिन दूर रहना है। ठीक है, जौ के और दूध के साथ खान करना है, लघु सुपाच्य आहार करना है, फिजिकल वर्क से बचना है। ये सब चीजें तो आयुर्वेद में बता रखी है। मॉडर्न ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं, आप सब काम करो, बस हाइजीन का ध्यान रखो और मस्त रहो। तो ये मॉडर्न बोलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऋतुमती स्त्री के लक्षण व चर्या अपन ने देखी थी कि पीन प्रसन्न वदना यानी उसका मुख और प्रसन्न प्रसन्न और स्वच्छ हो, उसके मुख और दांत जो है वो प्रक्लिन्न यानी साफ सुथरे हो, नर कामाम प्रिय कथाम कि नर और प्रिय कथाओं की आकांक्षिणी हो। ठीक है, उसकी कुक्षी अक्षी और जो बाल है वो शिथिल हो। ठीक है, उसके अंग प्रत्यंग जो है उनमें स्फुरण हो रहा हो और वो हर्ष और उत्सुकता से युक्त हो। इस प्रकार की ऋतुमती स्त्री के लक्षण बताए गए। 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर अपन ने आयुर्वेद का मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा, जिसके 3 पार्ट के थे, रजस्राव काल, ठीक है, ऋतु काल और ऋतु व्यतीत काल। रजस्राव काल 3 से 5 दिन का था, जिसमें मेंस्ट्रुएशन हो रहा था, इस दौरान रजस्वला चर्या का पालन करना था और मैथुन निषेध था। फिर ऋतु काल जो है फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट पीरियड, इसमें बीजागम होता है यानी ओव्यूलेशन होता है, और इस काल में डाला गया बीज जो है फल की उत्पत्ति करने में महत्वपूर्ण होता है। 12 दिन का माना गया है, कुछ आचार्यों ने 16 दिन का भी माना है। फिर काश्यप ने जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अन्य के अकॉर्डिंग 12, 11, 10 और 9 दिन का जो है ऋतुकाल माना है। फिर आता है ऋतु व्यतीत काल। ऋतु व्यतीत काल क्या है कि ऋतु काल और रजस्राव काल के बीच का टाइम जो है ऋतु व्यतीत काल कहलाता है। ये गर्भ धारण की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार कमल का पुष्प जो होता है वो सूर्यास्त के बाद संकुचित हो जाता है, वैसे योनि संकुचित हो जाती है। ठीक है, और स्त्री का बीज निकल चुका होता है, इसलिए जो है वो गर्भाधारण के लिए योग्य काल नहीं होता है। अगर गर्भधारण हो भी गया तो वो एकालज होता है। फिर दोष की बात की थी कि रजय काल में वात दोष बढ़ा हुआ था। क्यों? ब्लीडिंग के कारण जो है वात बढ़ता है, धातुक्षय के कारण। फिर ऋतुकाल, ऋतुकाल के कारण क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़ रही है चीजें, तो वो कफ के कारण होगा, तो कफ दोष। ऋतु व्यतीत काल में पित्त दोष की वृद्धि होती है, ये अपन ने देख लिया था। फिर बात थी मेनार्की की। मेनार्की फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है। क्यों होता है? हार्मोनल चेंजेस के कारण, कि जीएनआरएच एक्टिव होता है, जीएनआरएच से पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है, फिर वो जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच को जो है प्रोड्यूस करता है।
वो ओवरी पे काम करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और प्यूबर्टी आती है, ठीक है, और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है। प्यूबर्टी क्या है कि वो एज जिसमें जो है कोई भी लड़की या लड़का जो है फर्टाइल हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज रिप्रोडक्शन के जिसके लिए पॉसिबल होता है, और जो है उसमें गैमेटोजेनिक फंक्शन जो है फर्स्ट टाइम डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फर्स्ट टाइम डेवलप होते हैं। थैलार्की क्या था कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें ब्रेस्ट का जो है डेवलपमेंट होता है, वो थैलार्की होता है। प्यूबार्की क्या होता है, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट, वो प्यूबार्की होता है। ये आज अपन ने पढ़ा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को?